हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के जीएस बाय मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम भारत के गवर्नर जनरल 1828 से 1858 ईस्वी तक। भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान था। भारतीय उपमहाद्वीप में गवर्नर जनरल का पद 1828 से 1858 तक रहा था। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक कार्यकाल था 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त है। इसके पूर्व वह 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1806 ईस्वी में उसने सैनिकों के माथे पर भारतीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने पर रोक लगा दी थी, जिससे वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ। बेंटिंक अपनी विजय के कारण नहीं बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म, सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत। बेंटिंक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 16 द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, पर 1830 ईस्वी में इसे बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया था। ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। नरबली व शिशु हत्या पर प्रतिबंध। बेंटिंक ने नरबली तथा राजपूतों में लड़कियों की शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। बेंटिंक ने सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म करने के लिए 1833 ईस्वी के एक्ट की धारा 87 के अनुसार जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का आधार माना तथा कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा, यह बात स्वीकार की गई। समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति। समाचार पत्रों के प्रति बेंटिंक की नीति उदार थी। वह इसे असंतोष से रक्षा का अभिद्वार मानता था। उसके भत्ता बंद करने तथा अन्य वित्तीय सुधारों पर समाचार पत्रों में कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई। इसी पर भी वह उनकी स्वतंत्रता के पक्ष में ही रहा। न्यायिक सुधार। न्याय संबंधी सुधारों के कार्य में सर चार्ल्स मेंटकॉफ, बटरवर्थ, बैली तथा हॉल्ट मैकेंजी ने बेंटिंक की मदद की। वित्तीय सुधार, फाइनेंशियल रिफॉर्म। वित्तीय सुधारों के परिणाम स्वरूप नवंबर 1828 ईस्वी में एक आदेश प्रकाशित किया गया, जिसके द्वारा कलकत्ता के 400 मील के क्षेत्रों में भत्तों में 50% की कटौती की गई। बंगाल में भू राजस्व को एकत्र करने के क्षेत्र में प्रभावकारी प्रयास किए गए। रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने निरीक्षण में पश्चिमोत्तर प्रांत में ऐसी भूकर की व्यवस्था की जिससे अधिक कर एकत्र होने लगा। अफीम के व्यापार को नियमित करते हुए इसे केवल बम्बई बंदरगाह से निर्यात की सुविधाएं दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी को निर्यात कर का भी भाग मिलने लगा, जिससे उसके राजस्व में वृद्धि हुई। बेंटिंक ने लोहे तथा कोयले के उत्पादन, चाय तथा कॉफी के बगीचों तथा नहरों की परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित किया। शिक्षा संबंधी सुधार, एजुकेशन रिफॉर्म। 1835 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा विलियम बेंटिंक ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति करना होना चाहिए तथा शिक्षा के लिए स्वीकृत धन का व्यय सर्वोत्तम रूप से केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही होना चाहिए। इस प्रकार अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। 1835 ईस्वी में बेंटिंक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। सार्वजनिक सुधार के कार्य।
लॉर्ड मिंटो के समय में प्रारंभ की गई सिंचाई योजनाओं को विलियम बेंटिंक के समय में कार्यान्वित किया गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में जल को बांटने के संबंध में नहरें खोदी गईं। सड़कों में सुधार किया गया। कलकत्ता से दिल्ली तक की जीटी रोड की मरम्मत में बम्बई से आगरा तक एक सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय रियासतों के प्रति नीति। बेंटिंक ने रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई, परंतु कुछ रियासतों में अव्यवस्था का आरोप लगाकर बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर, 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। हैदराबाद, बूंदी, जोधपुर, कोटा तथा भोपाल में बेंटिंक ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। इस काल में आगरा एक नई प्रेसिडेंसी बनी तथा यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसे डिवीजनल कमिश्नर मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। सर चार्ल्स मेंटकोफ कार्यकाल 1835 से 36 ईस्वी तक। मेंटकोफ ने ही 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि से संबंधित बातचीत की थी। मात्र एक वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करने वाले चार्ल्स मेंटकोफ को प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के लिए याद किया जाता है। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने के कारण उसे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड कार्यकाल 1836 से 42। 1836 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम अफगान युद्ध था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। अफगानिस्तान की समस्या के समाधान के लिए शाहशुजा, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी हुई। इसी संधि के द्वारा शाहशुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाया जाना तय हुआ, परंतु बाद में रणजीत सिंह इस संधि से अलग हो गए। लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रारंभ की। उसने बम्बई तथा मद्रास में मेडिकल स्कूल स्थापित किए। 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक की जीटी रोड का निर्माण करवाया था। इसी के समय में शेरशाह मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया। ऑकलैंड ने दोआब में सिंचाई की एक विस्तृत योजना को स्वीकृति दी। अवध के साथ संधि की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया और उसे वापस बुला लिया। लॉर्ड एलनबरो कार्यकाल 1842 से 44। लॉर्ड एलनबरो की 1842 ईस्वी में भारत में गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति हुई। भारत में आने से पूर्व उसने कंपनी के नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। एलनबरो के समय में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया था। एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। एलनबरो ने 1843 ईस्वी के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड हॉर्डिंग कार्यकाल 1844 से 48। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आने से पूर्व लॉर्ड हॉर्डिंग 20 वर्षों तक पार्लियामेंट में रहा था। वह द्वीप पेनिसुलर युद्ध का नायक था तथा वाटरलू की लड़ाई में भी उसने भाग लिया था। लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल की सबसे मुख्य घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध थी। यह युद्ध दिसंबर 1845 में प्रारंभ हुआ, जिसमें 4 लड़ाइयाँ मुदकी, फिरोजशाह, बदोवल व आलीवाल में हुई, परंतु सबरोव की लड़ाई में सिख हार गए तथा युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई। इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। वह हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया और अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य जालंधर से पंजाब तक विस्तृत कर दिया। लॉर्ड हॉर्डिंग ने अपने सुधारों में नमक कर कम कर दिया तथा बहुत से चुंगी कर हटा दिए।
अनियंत्रित व्यापार को प्रोत्साहन दिया तथा देशी रियासतों का अपनी अपनी सीमाओं में सती प्रथा खत्म करने को कहा। गोंड एवं मध्य भारत में मानव बलि प्रथा का दमन तथा हत्या पर लॉर्ड होर्डिंग के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। लॉर्ड डलहौजी, कार्यकाल 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी 36 वर्ष की आयु में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने यथासंभव कार्य किए। उसने युद्ध का व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्यों को भी संपन्न किया। पंजाब का विलय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 डलहौजी के समय में हुआ। सिख पूर्ण रूप से पराजित हुए तथा पंजाब को अंग्रेजी राज्य में 1849 ईस्वी में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। लॉर्ड डलहौजी के समय में फोक्स युद्धपोतों के अधिकारी कोमोडोर लैम्बर्ट को रंगून भेजा गया और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसका परिणाम बर्मा की हार था तथा लोअर बर्मा एवं पीगू का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय 1852 ईस्वी में कर दिया गया। सिक्किम का विलय। यह नेपाल और भूटान राज्यों के बीच एक छोटा सा राज्य था जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था। 1850 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। व्यापकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ लैप्स। डलहौजी का शासनकाल व्यापक सिद्धांत के कई मामलों को भी लागू करने के लिए प्रसिद्ध था। इस सिद्धांत का मूल आधार यह था कि चूंकि अंग्रेजी कंपनी भारत में सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए अधीन रियासतों अथवा राज्यों को उसकी स्वीकृति के बिना किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं था तथा कंपनी को यह अधिकार प्राप्त था कि वह जब चाहे इस प्रकार की इस स्वीकृति को लौटा दे। डलहौजी ने तत्कालीन रजवाड़ों को 3 भागों में बांटा है। वे रजवाड़े जो न ही किसी को कर देते थे, न किसी के नियंत्रण में थे तथा बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। वे रजवाड़े जो पहले मुगलों एवं पेशवाओं के अधीन थे परंतु इसके समय में अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। वे रियासतें जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था, उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। अपने व्यापक सिद्धांत का पालन करते हुए डलहौजी ने 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर तथा संबलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। प्रशासनिक सुधार। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। डलहौजी ने प्राथमिक सुधारों के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए बंगाल के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की। उन नए प्रदेशों को जिन्हें हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था के लिए डलहौजी ने सीधे प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ की, जिसे नॉन रेगुलेशन प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत ही प्रदेशों में नियुक्त कमिश्नरों को प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। सैन्य सुधार। मिलिट्री रिफॉर्म। सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने कलकत्ता में स्थित तोपखाने का कार्यकाल मेरठ में तथा सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किया। उसने पंजाब में नई अनियमित सेना का गठन एवं गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। डलहौजी के समय भारतीय सेना एवं अंग्रेजी सेना का अनुपात 6:1 था। शिक्षा संबंधी सुधार। एजुकेशनल रिफॉर्म। 1854 ईस्वी का चार्ल्स वुड का डिस्पेच जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, डलहौजी के समय में पारित हुआ। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई। रेल एवं तार। डलहौजी ने तार तथा रेल विभाग को अत्यंत महत्व दिया। उसने रेलों के निर्माण के संबंध में अंग्रेजी निगमों के साथ ठेकों का निश्चय किया। उसके काल में भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे एवं दूसरी लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई।
ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। डलहौजी के ही काल में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई। डाक सुधार। आधुनिक काल की डाक व्यवस्था का आधार भी डलहौजी के काल में ही निश्चित किया गया। डलहौजी ने डाक विभाग में सुधार करते हुए 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया। इस एक्ट के अंतर्गत तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक महानिदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अब डाक विभाग आय का एक स्रोत बन गया। वाणिज्यिक सुधार, कॉमर्शियल रिफॉर्म। वाणिज्यिक सुधार के अंतर्गत डलहौजी ने खुले व्यापार की नीति का अनुसरण किया तथा भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। कराची, बम्बई, कलकत्ता के बंदरगाहों का विकास किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। डलहौजी से पूर्व फौजी सदस्य ही सार्वजनिक निर्माण कार्य के उत्तरदायी थे। नागरिक विभाग के कार्यों की अपेक्षा होती थी। डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया। गंगा नहर का निर्माण कर 8 अप्रैल 1854 ईस्वी को ही उसे सिंचाई के लिए खोल दिया गया। डलहौजी ने जीटी रोड का निर्माण कार्य भी पुनः शुरू करवाया। पंजाब में बारी दोआब नहर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। संताल विद्रोह 1855-56 ईस्वी इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।